ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मारवा हाउस। रोहित और अनिका अभी भी एक साथ अपने ही कमरे में मौजूद थे, क्योंकि वह अपनी अपनी योजना की तैयारी में लगे हुए थे। जहां बच्चों के जाने से संबंधित सारी जिम्मेदारियां रोहित ने अपने कंधे पर ले ली थी, वहीं अनिका के ऊपर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अन्य कई तरह के उलझनों के चलते नई योजना को अमल में लाने का दबाव भी था। इसके अतिरिक्त आज रात क्या करना है, यह भी वह बेहतर तरीके से जानती थी। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए अपने काम में वह व्यस्त भी थी। ठीक इसी प्रकार रोहित भी अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक इसी वक्त रोहित के फोन पर अब्दुल्ला की कॉल आती है। वह अपने फोन के स्क्रीन पर अब्दुल्ला का नाम देखकर रोहित के फोन उठाने से पहले अनिका से कहता है, अब्दुल्ला की कॉल है, शायद कोई अपडेट होगी। यह सुनकर अनिका रोहित के करीब आ जाती है, फिर रोहित के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। रोहित अपने फोन कॉल को स्पीकर में ऑन कर देता है। रोहित कहता है, हाँ अब्दुल्ला बोलो। अब्दुल्ला कहता है, गुड इवनिंग सर। सर, मैडम यहाँ के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है। अब्दुल्ला के ऐसा कहने पर रोहित का एक निगाह अनिका की तरफ देख लेता है। रोहित चाहता था कि अनिका इस मामले में सभी फैसले खुद ले ले। रोहित एक जेंटलमैन होने की वजह से अनिका के मामलों में तब तक इंटरफियर नहीं करता था जब तक अनिका खुद न चाहे। अनिका समझ जाती है कि रोहित चाहता है कि इस बात का जवाब अनिका खुद दे। इसलिए अब अनिका आगे की तरफ आती है और कहती है, अब्दुल्ला, वह चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन तुम उसे पूरी तरह से अकेला छोड़कर वापस नहीं आओगे। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि अब वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम इतना जरूर कर सकते हो कि अपनी आधी टीम को वहीं छोड़कर बाकी टीम के साथ लौट आओ। फिर हिदायत देते हुए आगे कहती है, लेकिन अपने सबसे बेहतर आदमियों को वहाँ छोड़कर आना। अब्दुल्ला कहता है, जी मैडम, ठीक है। इसके बाद रोहित फोन कट कर देता है और अनिका से कहता है, वह वहाँ अकेली नहीं है, उसके साथ अर्जुन और कौटिल्य भी हैं। वह अपनी सुरक्षा के लिए कैपेबल है। फिर उन्हें लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो? अनिका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, पुरानी कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसके बाद रोहित के पीछे की तरफ चली जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शतरंज के खेल में तुम माहिर हो, लेकिन उस पर एक लाइन में कह देती हूँ, मुझे यह खेल बिना एक भी मोहरा गंवाए पूरा करना है। फिर बात किसी अपने की हो तो डबल सिक्योर होकर चलना तो स्वाभाविक ही है। बच्चों का कमरा मारवा हाउस। रिया स्टडी टेबल के साथ रखी हुई चेयर पर बैठी हुई थी। टेबल के ऊपर एक लैपटॉप रखकर उसमें अब तक के संजोई हुई सारी यादों को देख रही थी। अब तक वह अपने लैपटॉप पर सैकड़ों तस्वीरें देख चुकी थी। फिलहाल उसका आगे भी इसी काम में लगे रहने का विचार भी था। कभी उन्हें देखकर मुस्कुराती तो कभी जोर जोर से हंस पड़ती। वह हंसने के साथ साथ आर्यन और एलेक्जेंडर को कुछ न कुछ कहकर छेड़ती और दोबारा से अगले पिक्चर देखने लगती। आर्यन बड़ी ही शांति से अपनी किताबों के साथ लगा हुआ था। वह उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर संजो रहा था। कभी कोई अच्छी किताब उसके हाथ आती तो उसके पेजों को पलटकर देखने भी लगता। वह पिछले काफी समय से यही कर रहा था। इन दोनों के विपरीत एलेक्जेंडर सोफे पर बैठकर इन दोनों को देख रहा था। कभी कुछ सोचने लगता तो कभी दोनों भाई बहन के कुछ कहने पर उस बात का जवाब दे देता। लेकिन अब काफी देर बीत चुकी थी। वह अपने दोनों भाई बहनों को पिछले कई घंटों से एक ही तरह के काम में मशगूल देखकर लगभग चिड़चिड़ाने लगा था और फिर आर्यन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम आज जहाँ भी जाओगे वहाँ किताबें नहीं मिलेगी क्या? या इन किताबों को कोई समेट कर एक जगह नहीं रखेगा, या फिर यह किताबें यहाँ से चोरी हो जाएंगी? एलेक्जेंडर के बात सुनकर आर्यन अस्तव्य रह जाता है और हाथ में पकड़ी हुई किताबों को लेकर ज्यों की त्यों पलटकर एलेक्जेंडर की तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है।
फिर उसे लगातार देखने लगता है, मानो वह सोच रहा हो कि अलेक्जेंडर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। वह अलेक्जेंडर को इस बात का क्या जवाब दे और क्या जवाब दे भी या नहीं दे। इसके ठीक बाद अलेक्जेंडर रिया से कहता है, कोई समझदारी भरा काम करती हुई तो मुझे रिया तुम भी दिखाई नहीं दे रही हो। क्या इन इमेजिन्स में लगी पड़ी हो तुम? क्या तुम अपने दिमाग को कोई पेन ड्राइव समझ रही हो जिसमें एक एक करके सारी पिक्चर स्टोर कर जाएगी? यह सुनकर रिया भी अपनी जगह पर बैठे बैठे अलेक्जेंडर के चेहरे की तरफ देखने लगती है। रिया अलेक्जेंडर के बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान अलेक्जेंडर के चेहरे पर जाता है, जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि इस वक्त अलेक्जेंडर काफी इरिटेट हो रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे, भौवें कुछ चढ़ी हुई और माथा कुछ सिकड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह समझ जाती है कि इस वक्त उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह भी बोलते बोलते रुक जाती है और फिर सोचने लगती है कि अलेक्जेंडर से क्या कहे। अब वह भी अलेक्जेंडर से कुछ नहीं कहती और आर्यन की तरफ देखने लगती है। आर्यन भी रिया की तरफ देखता है और अपनी पलकें झपकाता है। इसके बाद अपनी किताबों को उनकी जगह पर रखते हुए अलेक्जेंडर के पास आ जाता है और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब भी इस कमरे में वापस आऊं तो यह मुझे इसी तरह का मिले, और खासकर मेरी किताबें, ताकि मुझे सालों बाद भी ऐसा ही लगे जैसे यह कल की ही बात है। इसलिए यह सब कर रहा हूँ। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर इस वक्त मैं कुछ नहीं करूँगा तो और भी ज्यादा परेशान महसूस करूँगा। अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ एक्सरसाइज किया जाए, और इस वक्त मेरे दिमाग के लिए यही एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। फिर अपने कंधों को उचकाते हुए आगे कहता है, ऐसा मुझे लगा है। तभी रिया कहना शुरू करती है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दिमाग पेन ड्राइव नहीं है। यह सब इमेजिन इसलिए देख रही हूँ ताकि अपनी अच्छी यादों के साथ मारवा हाउस से बाहर चली जाऊं, और जहाँ भी जाऊं वहाँ जाकर भी अच्छी यादें बना पाऊं। फिर अपने एक हाथ को आगे करके उसे हिलाते हुए कहती है, यहाँ मेरे नखरे उठाने के लिए मेरे दोनों भाई हमेशा मेरे साथ हैं, और इसके अलावा परिवार का हर सदस्य यही करता आया है। हम जहाँ भी जाएंगे पता नहीं वहाँ पर कोई हमारी सुनने वाला होगा या नहीं होगा, और जब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तब मैं यही याद करके खुश हो जाया करूँगी कि वापस घर आने के बाद एक बार फिर से सब पहले की तरह मेरे नखरे उठाएंगे। फिर मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ आपस में बांधते हुए आगे कहती है, ऐसा सोचने से मुझे गुस्सा थोड़ा कम आएगा। ऐसा कहकर रिया अलेक्जेंडर के दूसरी तरफ बैठ जाती है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखती है। आर्यन भी उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखता है। अब रिया कहती है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? जो होना है वो होगा ही। हमारा यहाँ से जाना तय है, यह भी हमारे भले के लिए ही तो है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम पूरी दुनिया की वाइल्ड लाइफ पर नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करने के साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह समस्या भी नहीं होगी कि तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते। अब तुम जो चाहे वह कर सकते हो। अब आर्यन अलेक्जेंडर से कहता है, देखो ह्यूमन बॉडी और माइंड के बारे में तुम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो, क्योंकि यह तुम्हारा फेवरेट फील्ड है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम जिस तरह चाहोगे तुम्हारा मन उसी तरह से काम करेगा। तुम अपने मन को इस तरह से खुद को कैसे परेशान करने दे सकते हो? तुम ही हमेशा कहते हो ना, मुझे दिमाग को अपने हिसाब से चलाना अच्छा लगता है, दिमाग के हिसाब से चलना नहीं, क्योंकि इसे डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। दोनों भाई बहनों की बात सुनकर अलेक्जेंडर का गुस्सा और इरिटेशन दोनों ही कम हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों चीजों की जगह उदासी ले लेती है और वह उन दोनों के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और फिर कहता है, मैं बस यहाँ से तुरंत चले जाना चाहता हूँ। अगर हमें जाना ही है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से चले जाएं। अलेक्जेंडर के बात सुनकर रिया और आर्यन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वापस अलेक्जेंडर की तरफ देखते हैं। कुछ देर तक तीनों भाई बहन यूं ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ सोचने के बाद रिया कहती है, मुझे लगता है कि खाली बैठने से दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते ही रहेंगे। हम तीनों मॉम डैड के पास चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। आर्यन कहता है, हाँ
हम ऐसा कर सकते हैं। नॉट ए बैड आइडिया, अब अलेक्जेंडर कहता है। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मॉम डैड हमसे कहीं ज्यादा दुखी होंगे। अगर हम इस तरह अपनी उतरी हुई शक्लें लेकर वहाँ जाएंगे तो उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। आगे से हमें हमारी परेशानियाँ अपने अपने लेवल पर सुलझानी है। जो काम कल से करना है वह आज और अभी से क्यों नहीं। हमें उनके बिना रहने की आदत अभी से डालनी होगी। रिया और आर्यन दोनों ही इस बात को जानते थे कि अलेक्जेंडर जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि वह यह भी समझ पा रहे थे कि अलेक्जेंडर जो भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत दिखाई देता था, आज उसके लिए ही अपने आप से लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब उन दोनों भाई बहनों को मिलकर यह तय करना था कि वह अलेक्जेंडर के लिए इस वक्त क्या करें। मॉरिशस, जिस जगह पर सौजन्य को रखा गया था वह एक गेस्ट हाउस था। मॉरिशस पुलिस उस ठिकाने के आसपास फैली हुई थी जहां पर उन्हें यह शक था कि सौजन्य को यहीं रखा गया था। वह लोग सिर्फ अपने ऑफिसर के इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि आगे बढ़ सके। उस जगह से करीब 200 मीटर दूर सम्मुख की बेनिटी कार खड़ी थी, जिसमें भूमिका, अर्जुन सिंह, कौटिल्य और पुनरुपन मौजूद थे। सम्मुख भी उन्हीं के साथ था। वह सभी ठीक समय का इंतजार कर रहे थे। अब तक अपनी जान पर खेलकर मॉरिशस पुलिस के कुछ जंगबाज सिपाही इस गेस्ट हाउस में घुसकर जो जानकारी इकट्ठी कर पाए थे, उनकी पूरी जानकारी वह भूमिका और पुनरुपन की टीम को दे चुके थे। इन सभी जानकारियों से यह बात एकदम स्पष्ट थी कि गेस्ट हाउस के अंदर करीब 10 घूंघटपोश स्त्रियां भी हैं, जिनका पहनावा भारतीय पहनावे जैसा है। इसके अलावा करीब 20 आदमी भी मौजूद हैं। यह सभी अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। उन्होंने पूरे घर को किसी छावनी में बदल दिया था, लेकिन इस सभी से जरूरी बात यह थी कि पूरे घर में सौजन्य का कहीं भी नामो निशान बिल्कुल भी नहीं था। इन सारी जानकारी को एकत्रित करने में कौटिल्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। इस समय उनकी टीम में एक अकेला वही था जिसके आसपास लगे हुए सभी कैमरा को हैक किया था, ताकि मॉरिशस पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर पाए। क्योंकि वह और भूमिका इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यह पूरी टीम भारत से आई है तो यह मॉरिशस पुलिस के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस गेस्ट हाउस के अंदर की सारी जानकारी हासिल होने के बाद भी कौटिल्य का कहना था कि सौजन्य की घड़ी इस गेस्ट हाउस के अंदर ही है। अब इस बात के दो मतलब थे। पहला, या तो हाउस के अंदर सिर्फ घड़ी है, दूसरा या फिर सौजन्य ने अभी भी वह घड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसे इसी हाउस के अंदर कहीं छुपा कर रखा गया है, जिसकी वजह से मॉरिशस पुलिस के उन सिपाहियों को सौजन्य कहीं भी दिखाई नहीं दिया था जो अंदर गए थे। अब सवाल यह था कि सच के तह तक कैसे पहुंचा जाए। जो जानकारी मॉरिशस पुलिस उस गेस्ट हाउस से निकालने में समर्थ नहीं थी, अब तक वह सारी जानकारी कौटिल्य ने सैटेलाइट की मदद से इकट्ठी कर ली थी। भूमिका पुनरुपन को बताती है, इस वक्त इस गेस्ट हाउस में मौजूद यह स्त्रियां वही फाइटर है जिनके बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ। इनके सामने से लोहा लेना आसान नहीं होगा। पुनरुपन भूमिका से कहता है, ऑफिसर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग सामने से लड़कर जीती जाए या पीछे से वार करके। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब हम कुछ सही करने के लिए निकले हैं तो अंत तक सब सही हो जाए। इतना कहने के बाद पुनरुपन एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर दोबारा से भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या मेरे तरीके से आगे बढ़ें? पुनरुपन के इस बात पर जब भूमिका उसकी तरफ देखती है तो पुनरुपन मुस्कुराकर कहता है, अब क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो तो पहला अवसर तुम्हें देना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बाद में तुम कहोगे कि मॉरिशस पुलिस बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्हें मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी नहीं आता। पुनरुपन के इस बात पर पहले सभी मुस्कुरा देते हैं। फिर अर्जुन सिंह कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जो भी सोच रहे होंगे वह एक ही जैसा होगा। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बताओ भूमिका, इस बारे में तुमने क्या सोचा है? अर्जुन सिंह की इस बात पर भूमिका पहले अपने चेहरे से कुछ सोचने के एक्सप्रेशन देती है और उसके बाद एक पल के लिए खामोश रहती है। इस समय उसका शरीर और आंखें दोनों ही एकदम स्थिर थी।
एक पल के बाद भूमिका पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए अपनी पूरी योजना बता देती है। अब पुनर्रूपण कहता है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही सही, लेकिन इसके लिए हमें मिलाकर अंदर सिर्फ 5 लोगों को ही जाना ठीक होगा। अगर हमारी संख्या ज्यादा होगी तो उनकी निगाहों में आने के खतरे भी ज्यादा होंगे। भूमिका पुनर्रूपण की बात को स्वीकार कर लेती है। फाइनली पुनर्रूपण भूमिका और अर्जुन सिंह अपने 2 साथियों के साथ गेस्ट हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौटिल्य बाहर से ही ईयरफोन के जरिए से उन्हें सारी जानकारी देने वाला था ताकि वह सब आसानी से दुश्मन से निपट सके। वहां लगे हुए सभी कैमराज कौटिल्य ने पहले ही हैक कर दिए थे। उसमें दिखाई देने वाले दृश्य इस प्रकार से स्थिर थे कि दृश्य के लगातार चलमान होने पर भी वह वर्तमान में चल रही घटना उन पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं हो सकती थी कि उन्हें हैक किया गया है। इसके बाद गेस्ट हाउस के पीछे की दीवारों को फांदते हुए वह सभी टीम अपनी टीम के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। फिर कौटिल्य के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बचते बचाते वह गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। हर थोड़ी दूर के बाद एक साथी वहीं रुक जाता है और बाकी के साथी आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अंत में भूमिका और पुनर्रूपण गेस्ट हाउस के अंदर बने हुए एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं। कौटिल्य उन्हें बताता है, भूमिका मेरी बात ध्यान से सुनो। सौजन्य की घड़ी उसी तरफ ब्लिंक कर रही है जहां तुम इस वक्त मौजूद हो, ठीक तुम्हारे बाईं तरफ, करीब तुमसे 10 से 15 कदम की दूर पर। उनके बाईं ओर एक दरवाजा था। जैसे ही पुनर्रूपण दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश करता है, भूमिका उसे रोकते हुए इशारे में कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें दरवाजे से अंदर जाना चाहिए, हमें एक बार कमरे के चारों तरफ देख लेना चाहिए। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि इस दरवाजे पर कोई ट्रैप लगाया गया हो और दरवाजा खोलते ही सभी को पता चल जाए कि हम यहाँ कमरे के सामने मौजूद हैं। इस वक्त जहाँ वह दोनों मौजूद थे वहाँ एक कमरा, एक स्टोर रूम था। पुनर्रूपण अपनी गर्दन हिलाकर भूमिका को सहमति दे देता है। इसके बाद वह दोनों स्टोर रूम के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं और दोनों ही उस खिड़की तक पहुंच जाते हैं जिसके दरार से अंदर देखा जा सकता था। अंदर झांकने पर भूमिका कहती है, अंदर कहीं भी कुछ भी संदेहजनक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कौटिल्य का कहना है कि सौजन्य इसके अंदर हो सकता है तो हमें इसके अंदर जाना ही होगा। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, मगर कैसे? पुनर्रूपण फिर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसा कहकर वह अपने पिस्तौल को अपने कमर में लगाता है और बड़ी ही सावधानी से एक साइलेंट मोड में काम करने वाला एक धारदार ऑटोमेटिक हथियार निकालता है। देखने में यह बिल्कुल चाकू जैसा था, पर इस पर लगी हुई छोटी सी मशीनरी इसे बिना किसी विशेष शारीरिक मेहनत की मजबूती से मजबूत चीज को काटने में सक्षम बनाती है। आसान भाषा में इसे एक साइलेंसर नाइफ कहा जा सकता था। भूमिका ने ऑफिसर पुनर्रूपण से इस तरह के किसी हथियार की उम्मीद नहीं की थी। भूमिका पुनर्रूपण को जब बड़ी ही तेज गति से वह खिड़की काटते हुए देखती है तो फिर कहती है, इम्प्रेसिव। इस पर पुनर्रूपण कहता है, मॉरिशस पुलिस भी कुछ कम नहीं है। इस पर भूमिका कहती है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि ऑफिसर पुनर्रूपण कुछ कम नहीं है। पुनर्रूपण मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। करीब 1 से 2 मिनट की मेहनत के बाद वह दोनों बड़ी ही सावधानी से खिड़की को दीवार में से उतारकर एक तरफ रख देते हैं और उस बड़े से छेद के जरिए से स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह देखते हैं कि भूमिका का अंदाजा बिल्कुल सही था। दरवाजे पर एक छोटी सी मशीनरी लगी हुई थी जिसमें से लगातार कुछ जलती हुई लाइट की वजह से रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इस बारीक रोशनी की लाइनों को देखकर पुनर्रूपण स्तब्ध रह जाता है और कुछ देर तक लगातार उसकी ओर देखता रहता है। तभी भूमिका हल्की सी मुस्कान के साथ पुनर्रूपण से कहती है, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो ऑफिसर, यह किसी तरह का बम नहीं है, यह सिर्फ सेंसर अलार्म है। दरअसल दरवाजे पर सेंसर अलार्म को सेट किया गया था। दरवाजा खुलते ही वह अलार्म उन्हें सेंस करता है और फिर वह बज उठता है। इस तरह अब तक की उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता, लेकिन भूमिका की समझदारी के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भूमिका के मीठे व्यंग पर पुनर्रूपण भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या बात है ऑफिसर,
तुम्हें इन चीजों की तो काफी ज्यादा नॉलेज है। अपने गन को और भी अच्छी तरह से संभालते हुए और अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाते हुए इस बार भूमिका एक खास तरह की मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ, क्रेडिट गोज टू माय कॉलिंग कौटिल्य। बातें करते हुए भी पुनर्रूपण का ध्यान पूरी तरह से अपने आसपास था, लेकिन भूमिका का जवाब सुनते ही पुनर्रूपण कहता है, हैकिंग एक्सपर्ट हमारे डिपार्टमेंट में भी एक से एक काबिल हैं, लेकिन इस तरह हमें कोई नहीं सिखाता कि ऐसे कोई अप टू डेट डिवाइस को सिर्फ देखकर हम यह समझ जाएं कि वह क्या हो सकती है। पुनर्रूपण के मुंह से ऐसी बात सुनकर भूमिका को एक पल के लिए मीठी गुदगुदी महसूस होती है। उसके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। फिर वह अपने चेहरे को 2-3 बार दाएं से बाएं हिलाते हुए खुद को सम्मान्य करती है और मन ही मन मुस्कुराती है। फिर एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे रखते हुए मजाक के ही अंदाज में पुनर्रूपण से कहती है, ऑफिसर चाहे जो भी कर लीजिए, मैं मेरे कौटिल्य को आपको देकर नहीं जाऊंगी। उसे मांगने के बारे में सोचना भी मत। अब पुनर्रूपण बात को बदलने के लिए कहता है, मानना पड़ेगा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हें। इस बार भूमिका बदले में कह देती है, थैंक यू ऑफिसर। जब भूमिका यह सब बातें कर रही थी तब वह भूल गई थी कि उसने अपने ब्लूटूथ डिवाइस को म्यूट नहीं किया है। यह सारी बातें कौटिल्य साफ साफ सुन पा रहा था, साथ ही सम्मुख भी सुन रहा था। वहीं अर्जुन सिंह भी अपनी पोजीशन पर यह सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। ऐसे विकट परिस्थिति में भी सभी इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे कि किसी बच्चे के साथ चोर सिपाही खेल रहे हों। ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमिका को बताता है, अब वह घड़ी तुम दोनों से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर है। कौटिल्य की इंस्ट्रक्शन को सुनकर भूमिका को अपनी स्थिति का आभास होता है। इसके तुरंत बाद भूमिका और पुनर्रूपण दोनों उसी ओर देखने लगते हैं जिस तरफ वह घड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी वह दोनों धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 कदम चलने के बाद भूमिका फर्श पर अपने पैर से टक टक करके देखती है और वह महसूस करती है कि यह जगह खोखली है। इसके बाद वह अपना हथियार अपनी कमर में लगाती है और ठीक उसी जगह पर बैठ जाती है। फिर अपने हाथों से छूकर यह पक्का करने की कोशिश करती है कि उसका अनुमान सही है अथवा गलत है। जब उसे लगता है कि वह सही है तब वह उस जगह को खोलने की कोशिश करती है, किंतु काफी कोशिश करने के बाद भी वह नाकामयाब रहती है। जब भूमिका यह कोशिश कर रही थी तब पुनर्रूपण अपने हथियार के साथ विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन जब भूमिका सफल नहीं होती तब वह भी नीचे बैठकर उसे फर्श को खोलने की कोशिश करता है। दरअसल फर्श को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ पर किसी तरह के स्टोरेज की जगह हो सकती है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं खुलता तो भूमिका गुस्से से तिल मिलाने लगती है और फिर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अपने पैर से वार करती है। पुनर्रूपण भूमिका से कहता है, अपने गुस्से पर काबू पाओ ऑफिसर। इस तरह आवाज करने से बाहर किसी को पता चल सकता है कि हम अंदर हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त वह दोनों महसूस करते हैं कि भूमिका का गुस्सा बड़े ही सकारात्मक रूप से उनके आगे काम आ गया था। उस जगह के पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर दबने की वजह से हल्की सी खटखट की आवाज के साथ फर्श का एक हिस्सा अचानक से ऊपर उठ जाता है। तभी उन्हें अपने ईयरफोन में एक साथी की आवाज सुनाई देती है, बी अलर्ट ऑफिसर, आपके कमरे की तरफ 2 लोग आ रहे हैं। यह सुनते ही पुनर्रूपण और भूमिका उस स्टोर रूम में मौजूद चीजों के पीछे छिपकर अपने हथियार को अपने हाथों में लेते हुए पोजीशन में ले लेते हैं, लेकिन वह दोनों आदमी दरवाजे के पास आकर भी उसे नहीं खोलते और उसे बंद देखकर वहां से दूसरी तरफ आगे बढ़ जाती हैं। वह सिर्फ इस जगह का मुआवजा करने आए हुए थे कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। दरवाजे को बंद देखकर वह शांतिपूर्वक लौट जाते हैं। कुछ ही देर के बाद भूमिका और पुनर्रूपण को अपने ब्लूटूथ पर अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स, वह लोग चले गए हैं। अब तेज गति से भूमिका और पुनर्रूपण अपने हथियार को अपनी कमर में रख लेते हैं और जल्दी से फर्श पर लगे हुए उस हिस्से को खोलते हैं। सौजन्य इसी जगह के अंदर मौजूद था। यह एक बॉक्स जैसी जगह थी जिसमें वेंटिलेशन के लिए हल्के सुराख दिखाई देते हैं, लेकिन यह इतने बारीक थे कि लंबे समय तक इसमें रहने से सौजन्य की जान भी जा सकती थी।
पुनरुपन सौजन्य को झुककर अपनी गोद में उठा लेता है और झट से भूमिका को इशारा करता है। इशारा मिलते ही भूमिका जिस खिड़की से अंदर आई थी उसी खिड़की से बाहर निकल जाती है। पुनरुपन भी भूमिका के पीछे पीछे उसी ओर जाता है। फिर भूमिका पुनरुपन से सौजन्य को अपनी गोद में ले लेती है। इसके बाद पुनरुपन भी खिड़की से बाहर आ जाता है। वह अपने हर काम की डिटेल्स अपने बाकी साथियों को ईयरफोन पर दे रहे थे। उनके सौजन्य को लेकर आगे बढ़ने तक की खबर मिलते ही पूरी टीम जो इस वक्त गेस्ट हाउस के अंदर थी और बाकी की पूरी फोर्स जो गेस्ट हाउस के बाहर कुछ ही दूरी पर अलग अलग भेषों में छिपी हुई थी, तुरंत ही अलर्ट मोड में आ जाती है। कुछ ही पलों में इस गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद टीम गेस्ट हाउस के बाहरी दीवारों तक पहुंच जाती है।